नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर खरीदारी का एक बड़ा मौका नज़र आता है। तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यही वो न्यूज़ है जिसके कारण आज शेयर में हमें सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली। तो NCLAT ने कोटक बैंक की प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। तो प्ली क्या थी? MSEL नाम की कंपनी है जो कि डिफॉल्ट हो चुकी थी, जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए इनिशिएट हो चुकी थी। अभी ये कोटक बैंक उसे रोकना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं। तो पूरी सिचुएशन थोड़ी सी समझते हैं, विस्तार में समझते हैं। MSEL नाम की कंपनी है जिसने अलग अलग बैंक से लोन लिया था, अब वो डिफॉल्ट हो चुकी है। तो ICICI बैंक, जो कि वन ऑफ द बैंक्स हैं जिसने MSEL को लोन दिया था, उसने फरवरी 2021 में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया। कोटक बैंक उसे अभी चैलेंज कर रहा है, लेकिन वो रिजेक्ट हो चुका है। कोटक बैंक इसे चैलेंज इसीलिए कर रहा है, उनका मानना है, और ये तो ऑफ कोर्स पता भी है सबको, कि जब भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती है तो जो दूसरी कंपनीज ये MSEL को टेक ओवर करती है वो हेयर कट मांगती है। सपोज 1 लाख का लोन दिया था बैंक ने, तो उसको अभी सिर्फ 50,000 मिलेंगे, 60,000 मिलेंगे, ऐसे अलग अलग प्रकार के हेयर कट होते हैं। कोटक बैंक चाहती है कि रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, लोन अगर रीस्ट्रक्चर होंगे तो हेयर कट नहीं लेना पड़ेगा और लॉस नहीं देखना पड़ेगा। तो अभी ये प्ली रिजेक्ट हो चुकी है। ये एक वन ऑफ द रीजन है कि क्यों आज शेयर में हमें गिरावट नजर आती है। फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करते हैं, कंपनी के बारे में चर्चा करें तो कंपनी, जब हम बैंक के बारे में बात करते हैं तो लोन ब्रेकअप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में 27.6% है, कमर्शियल व्हीकल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 8.3%, एग्रीकल्चर डिवीजन में 9.8%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.1%, होम लोन्स में 26.2%, स्मॉल बिजनेस और क्रेडिट कार्ड में 1.9% और अदर्स में 19%। तो इनका जो लोन ब्रेकअप है काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड नज़र आता है, कहीं पर भी 30% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं है। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग से 41.3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, रिटेल बैंकिंग से मात्र 0.3%, ट्रेजरी से 30.9%, व्हीकल फाइनेंसिंग 4.7%, ब्रोकिंग से 6.5%, इंश्योरेंस से 5%। तो आपको तो पता है ये कोटक बैंक, फिलहाल ये वैल्यू अनलॉक यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ती है, इनकी जो सब्सिडरीज है अलग से लिस्ट नहीं हुई है। तो इंश्योरेंस का, ब्रोकिंग का, ये सब कुछ भी यहाँ पर आपको इंक्लूडेड नजर आता है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी वेल डाइवर्सिफाइड है, जबकि फोकस आपको कॉर्पोरेट पर और ट्रेजरी पर दिखाई पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट हर एक बैंक में आपको सिमिलर नजर आता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करें तो 4.54% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यहां पर नजर आता है। ग्रॉस NPA 3.19% है, जो कि काफी अच्छा नजर आता है, ओवरऑल ओके नजर आता है। कासा रेशियो 60% से ज्यादा है। जब मैंने लास्ट चेक किया था तो कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशियो इंडिया में सबसे बेस्ट है। कासा वर्सेस लायबिलिटीज के बारे में बात करें तो 43.28% है। ये कासा वर्सेस लायबिलिटीज क्या होता है? बैंक को पैसे चाहिए, वो पैसे उधार लेती है और दूसरी जगह पर उधार देती है, बीच में जो बचता है वो बैंक की इनकम होती है, उनकी कमाई होती है। तो जहां से पहले उधार लेती है, लायबिलिटीज वो होती है, तो उसमें से कासा कितना है? तो अगर 100 रुपये उधार लिया है तो उसमें से 43.28 रुपीज़ कासा है। कासा सस्ता होता है, वहां से पैसे सस्ते में मिलते हैं। करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट्स में बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो सस्ते में लोन मिल जाता है, सस्ते में पैसे मिल जाते हैं। तो कासा वर्सेस लायबिलिटीज जितना ऊपर होता है उतना ही अच्छा होता है। तो 43.28 ओवरऑल एक अच्छा नंबर है। और यहाँ पर एक अपराइज भी दिखाई पड़ता है, अपमूव भी दिखाई पड़ता है, तो ऑफकोर्स ये भी पॉजिटिव है। कोटक बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 26%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 8.27% की होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.02%, म्यूचुअल फंड FIIs के पास है 42.58% और रिटेल कैटेगरी में 16% का स्टेक है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ नजर आती है। रेवेन्यू, प्रॉफिट्स लगातार हमें ग्रो होते हुए नजर आए हैं। 3,87,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 1914 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि 2.5% नीचे नजर आता है। PE रेशियो 38 का है।
जब भी हम बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो 4.6 है, जो कि अपने सेक्टर में प्रीमियम साइड पे नजर आता है। उसका एक रीजन मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है, बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जो कि लिस्ट होना बाकी है, ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। और कंपनी के फंडामेंटल्स, बैंक के फंडामेंटल्स ऑफ कोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए भी यहां पर आपको प्रीमियम वैल्यूएशन कई सालों से जस्टिफाइड दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। शुरुआत में अच्छी तेजी देखने को मिली, स्टॉक हमें 1900 से 2200 तक जाता हुआ नजर आया, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिली, उसी लेवल पर स्टॉक आता हुआ नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई 39 चल रही है, क्लियरली वीकनेस नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है और वापस स्टॉक यहां से हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल ये 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है कैलकुलेट होकर आता है 1833 का लेवल। वीकली आरएसआई 50 के आसपास चल रही है, फ्रॉथ बिल्कुल भी नहीं है यहां पर। जैसे जैसे वीकली आरएसआई नीचे जा रही है, स्टॉक नीचे जा रहा है, वैल्यू यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। तो स्टॉक में यहां पर फिलहाल चार्ट पैटर्न अगर देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, जो कि नीचे भी जा चुका है, ब्रेकडाउन भी होता हुआ नजर आया है। 1950 के आसपास का सपोर्ट था जो कि आज हमें टूटता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे ये पहला शोल्डर है, ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है, और यहाँ पर फिलहाल हमें आज जो गिरावट देखने को मिली उसके कारण ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है। तो कौन से लेवल तक स्टॉक नीचे जा सकता है, कौन सा सपोर्ट यहाँ पर फिलहाल नजर आता है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से हमें हेड कैलकुलेट करना चाहिए। ये 2200 का लेवल है, ये 1950 का लेवल है, तो ये 250 पॉइंट्स का जो गैप है सेम नीचे के साइड पे, यानी कि 1700 का लेवल, 1700 का लेवल हमें दिखाई पड़ता है। यहां पर स्टॉक आ सकता है अकॉर्डिंग टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो क्या स्टॉक में इतनी गिरावट दिखाई पड़ सकती है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, यहां पर 1700 तक स्टॉक आ सकता है, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि है 1800 के आसपास का लेवल, 1820 के आसपास का लेवल। 3 महीने स्टॉक ने यहां पर कॉन्सोलिडेट किया, 3-4 महीने कॉन्सोलिडेट करने के बाद, रेजिस्टेंस लेने के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। 1800 के आसपास स्टॉक पहला सपोर्ट ले सकता है, वहां से बाउंस बैक कर सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर का जो ये टारगेट है 1700 का, वो अचीव ना हो पाए, हमें 1700 तक की गिरावट देखने को ना मिले। तो यहां पर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। 1820 के आसपास आता है, ये जो लाइन है पहली लाइन पे आता है, वहां पर आप पहला एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बाय चांस और गिरावट स्टॉक में नजर आती है तो 1700 पे स्टॉक खरीद सकते हैं, क्योंकि ये तो 1 ईयर का सपोर्ट बन चुका है। 1700 के जब भी ये नीचे गया, यहां पर 5 दिन नीचे गया था, उसके बाद फिर से हमें रिकवरी देखने को मिल गई थी। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। 1820 पे पहला बाय और 1700 पे दूसरा बाय यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये स्टॉक हमें किसी भी हालत में 1700 के नीचे जाता हुआ नजर नहीं आएगा, उसके चांसेस मुझे बहुत कम नजर आते हैं। अगर ये जाता भी है तो ये पहले की तरह बस 2-4 दिन जा सकता है, ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।